धनंजय कुमार की ओर से नमस्ते और एक बार फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस यात्रा में बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए आज का विषय है कैसे चीजें बदल रही हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हर नई चीज अपनाने के लिए बेहतर है और कोई भी पुरानी चीज फेंकने लायक है। उदाहरण के लिए पढ़ाई। अधिकांश लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं पाना आदत हो जाती है केवल कंप्यूटर पर पढ़ने की और जल्दी में। तो लंबे अंश, लंबे पैराग्राफ, लंबे लेख हम बस एक नजर डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम विषय के साथ नहीं रहते और संदेश लिखना, कोई पत्र निश्चित रूप से कागज पर पत्र लिखना लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन संदेश लिखना, ईमेल अक्सर संक्षेप में होते हैं, तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हुए बहुत संक्षिप्त, जवाब भी उतने ही संक्षिप्त होते हैं। तो आपके इरादे की, आपके संदेश की पूरी अभिव्यक्ति किसी तरह से हो जाती है। केवल जानकारी का प्रभावी आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होता है और लंबे लेख अधिक संकुचित पीडीएफ प्रारूप में होते हैं और वे कहीं संग्रहित या डाउनलोड किए जाते हैं और किसी को कभी वापस जाने, फाइलें खोलने और पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। फिर भी स्क्रीन के सामने बिताया गया समय आपकी आंखों के लिए बहुत स्वस्थ नहीं हो सकता। आपके लिए संपर्क में आने पर विभिन्न तरंगों, संकेतों, प्रकाश, विकिरण, तो यह एक जोखिम है। लेकिन पढ़ने पर वापस आते हुए पढ़ने का पुराना तरीका है अपने हाथ में एक किताब पकड़ना, स्क्रीन के सामने नहीं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं आराम से और किताबें पढ़ सकते हैं। यदि शीर्षक परिचित है और आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आप इसे तेजी से पढ़ने की प्रवृत्ति रखेंगे। यदि आप समझ रहे हैं तो तेजी से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप कुछ जानते हैं और किताब कुछ ज्ञान जोड़ रही है तो आप बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं। आप क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रूप से भी पढ़ सकते हैं। तेजी से पढ़ने की कई तकनीकें हैं, ये ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा जो दिलचस्प है, जो आपके परिचित स्तर से थोड़ा ऊंचा है, तो धीरे धीरे पढ़ें और अगले पैराग्राफ या अगले पृष्ठ पर जाने से पहले इसे समझें। यही मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ना एक कला है। आपको पहले खुद का आकलन करना होगा। विषय या पुस्तक का विषय जिसे आप पढ़ने की योजना बना रहे हैं और कैसे पढ़ना है। आप तेजी से या धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अवशोषित करते हैं, आपका मन पढ़ते समय कितना ताजा है। तो पढ़ने के बारे में इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। लेखन के बारे में फिर से, आज की दुनिया में लेखन की कला को कुछ हद तक नजरअंदाज किया जाता है। यह मूल रूप से जानकारी और संदेशों का आदान प्रदान है कंप्यूटर पर। लेकिन एक पत्र लिखना या एक लेख लिखना
या यहाँ तक कि एक किताब लिखना क्योंकि एक कला है। उदाहरण के लिए, जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको देखना होता है कि पैराग्राफ किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। पैराग्राफ से पहले या बाद में क्या हो रहा है, क्या पैराग्राफ अपने आप में पूर्ण है। आपको लिखने के लिए एक से अधिक पैराग्राफ की आवश्यकता हो सकती है। आपको लिखने के लिए 3 या 4 पृष्ठों की आवश्यकता हो सकती है। या कुछ मामलों में आप भविष्य में एक किताब लिखने की योजना बनाना चाहते हैं, तो आपको विचार को सोचना होगा, आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी, आपको करना होगा, समाहित करना होगा, और आपको जो आपने इकट्ठा किया है उसे व्यवस्थित करना होगा। और आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको पहले उद्घाटन वाक्य, उद्घाटन पैराग्राफ के बारे में सोचना होगा, और फिर आप बीच में क्या कहेंगे और इसे कैसे समाप्त करेंगे। किताब लिखने में यह एक पूरी तरह से अलग अवधारणा है। आपके पास विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है, कई अलग अलग शीर्षक, विषय शामिल होते हैं। आपको इसे व्यवस्थित करना होता है, इसे सही क्रम में रखना होता है। लेकिन व्यक्तिगत पैराग्राफ लिखने में भी एक कला होती है। तो मान लीजिए आप एक पैराग्राफ लिखते हैं या 2 पैराग्राफ लिखते न रहे, जब तक आपके पास विचारों की बाढ़ नहीं है और आप इसे कागज पर उतारना चाहते हैं, तब तक यह ठीक है। तो कुछ पैराग्राफ लिखें और रुकें, अपनी आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए टहलें, वापस आएं और इसे फिर से पढ़ें। आपको कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां मिल सकती हैं। आपको शब्दों का बेहतर चयन, वाक्यों की बेहतर व्यवस्था, वाक्यों की बेहतर संरचना मिल सकती है। इसीलिए एक पैराग्राफ को फिर से लिखने में संकोच न करें, ताकि इसे यथासंभव परिपूर्ण बनाया जा सके। अब बात करते हैं बोलने की। अब बोलना एक अलग प्रकार की कला है, क्योंकि आप उन लोगों से निपट रहे हैं जो आपके सामने बैठे हैं। और याद रखें, वे उस विषय से परिचित नहीं हो सकते हैं या उस विषय से पूरी तरह परिचित नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में आप बोलने जा रहे हैं। वे आपको नहीं जानते आप क्या बोलने जा रहे हैं, और वे नहीं जानते कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। इसलिए आप धीरे धीरे बोलें, ताकि जो आप कह रहे हैं वह समझा जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा लिखी गई चीज को पढ़ रहा है, ठीक है, वे पढ़ सकते हैं और रुक सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं और तीसरी बार पढ़ सकते हैं। वे इसे समझते हैं। हाँ, अब वे वाक्य के बाकी हिस्से, पृष्ठ के बाकी हिस्से पर जा सकते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो आप वापस जाकर वही बात फिर से नहीं बोल सकते। आप केवल एक बार बोल रहे हैं। इसीलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, एक निश्चित शैली के साथ, कि लोग समझ सकें। और याद रखें, जो लोग बैठकर आपको सुन रहे हैं, उनके पास कमरे में कई अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, कुछ लोग आगे बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। यदि आप बहुत धीरे, बहुत हल्के स्वर में बोल रहे हैं, तो पीछे बैठे लोग कमरे में इसे सुन नहीं पाएंगे। कमरे में अन्य वस्तुएं भी हैं। कुछ लोग उन वस्तुओं को देख सकते हैं और शायद आपकी बात सुनना बंद कर सकते हैं। कुछ के मन में अन्य विचार हो सकते हैं और वे विचलित हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका ध्यान बनाए रखने के लिए आपको अपनी पूरी शारीरिक भाषा, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने इशारे और बोलते समय आप जो ध्यान दे रहे हैं उसका उपयोग करना होगा। शब्दों का स्वर, उच्चारण। कुछ लोग बोलते हैं, वे बोलते हैं, वे न तो पूरे वाक्य बोलते हैं और न ही पूरे शब्द। वे शब्द के पहले अक्षर को जोर से बोलते हैं और फिर इतने धीरे से कि आप समझ नहीं पाते कि शब्द क्या है। इसलिए स्पष्ट और धीरे धीरे बोलें।
ताकि लोगों को यह समझने का अवसर मिल सके कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये कुछ टिप्पणियां थीं जिनके बारे में मैं सोच रहा था पढ़ने लिखने की कला के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यह हर जगह एवं बच्चों की मदद करेगा, और अगर उन्हें तुरंत इसका उपयोग नहीं मिल पाता है और वयस्कों को इसका उपयोग मिलता है, तो कृपया उन्हें ये संदेश दें या उन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित करें, और आप भी उनके साथ देख सकते हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही फिर से आएंगे।